मेरा काम सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता था। इवन मैं रियलिटी कहूँ तो मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा लोगों को ड्यूज ऑफ सिर्फ इसलिए छोड़ करके जाते देखा है, सबसे ज्यादा लोगों को डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ इसलिए छोड़ करके जाते देखा है क्योंकि उनके पास फाइनेंस की दिक्कत जाती है कि सर करना तो हम भी चाहते हैं, काम तो हम भी करना चाहते हैं सर, लेकिन हमें बताया गया कि ड्यूज ऑफ के अंदर वन टाइम पैसा लगता है, डायरेक्ट सेलिंग में सर वन टाइम पैसा लगता है। सर एक बार हमने पैसा तो दे दिया है सर, तो फिर सर बार बार हमारी जेब से पॉकेट से पैसा लगना, मतलब सर कोई इवेंट आया तो पैसा लगना, कोई सेमिनार आया तो पैसा लगना, कोई ट्रेनिंग सेशन हो रहा है तो पैसा लगना, कहीं बाहर पे इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है तो भाई हमें उस इवेंट तक जाने के लिए सीनियर्स को मोटिवेट करना, ये चीजें सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लमेटिक लगती है। दैट्स वाई लोग बिजनेस छोड़कर ही चले जाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि ये जॉब नहीं है, ये एक बिजनेस है। मेरे साथ भी ये इशू आता था, लेकिन मुझे ये चीज समझ में आई कि ये जो हमारा जो व्यापार है, ये जो डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार है, ये कोई जॉब नहीं है बल्कि ये व्यापार है, व्यापार। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग जॉब नहीं कहते, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ये व्यापार इतना प्यारा व्यापार है कि जब आप इसमें शुरुआत करते हैं आपको भयानक स्ट्रगल करना पड़ता है, भयानक स्ट्रगल, बड़ी मेहनत दिन रात एक करनी पड़ती है। और जब आप उस मेहनत के हिसाब से पलट करके देखते हो तो पे आउट बड़ा जरा सा मिलता है आपको। कभी 2,500 रुपए की पे आउट आ जाती है, कभी 3,500 रुपए की पे आउट आ जाती है, कभी 4,000 की पे आउट आ जाती है, कभी इसी टाइप से छोटा मोटा पे आउट आ जाता है। ये सब हमारे साथ चलता है, लेकिन इसकी ब्यूटी समझिए, क्योंकि ये व्यापार है, जैसे जैसे आप इस व्यापार को जमाते जाते हैं, आप 50 लोगों का ग्रुप खड़ा करते हैं, आपको 32,000 रुपए आ चुका हो। और अगर आपने सिस्टमेटिक काम किया है और अगर आपने लोगों के साथ डुप्लीकेशन किया है, सीनियर अपलाइन को फॉलो किया है, लोगों के साथ अच्छे टर्म्स बनाए हैं, तो 50 लोगों का ग्रुप बनने के बाद अगर आपके साथ उसमें से 10 लोग भी एक्टिव कर गए आप, और उन एक्टिव लोगों के साथ अगर आप काम कर जाओ, तो फिर हर व्यक्ति के काम करने के एवज में आपको पे आउट बनती चली जाती है। और जब आप कुछ समय के बाद 4 से 5 साल या 7 साल इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, तो 5-7 साल के बाद, 10 साल के बाद आप देखते हैं कि आपका काम रह जाता है फीडबैक प्रोग्राम, लोगों के साथ एक प्रॉपर फीडबैक लेना, सीनियर अप्लायंस के साथ गाइडेंस में रहना, रेगुलर मैनर में सेमिनार्स और मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स कंडक्ट करना। और उसके एवज में जब पलट कर देखते हो तो आपको पता चलता है कि यू आर ऑन द कैप, आप कैप पे हैं। और मिनिमम भी लेकर के चलूं तो भी आराम से हमारे ग्रुप में जुड़ा हुआ हर बंदा नाना करते भी 80,000 से 1 लाख रुपए के बीच में आ जाता है, इतना पहुंच जाता है। तो अब पलट कर देखें तो हम बहुत आगे आ चुके हैं। क्यों? बिकॉज इट इज अ बिजनेस, नॉट अ जॉब। समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। मैंने यही बात समझी और यही बात मुझे समझ में आई। इसलिए जब लोग छोड़कर जाने की सोच रहे थे फिनांस की वजह से, छोड़कर जाने की सोच रहे थे फैमिली इश्यूज की वजह से, छोड़कर जाने की सोच रहे थे अपनी छोटी सोच की वजह से, उस बीच में मैं व्यापार में टिक गया, क्योंकि मैंने ये चीज समझ ली कि ये व्यापार है। देखिए, प्याज का पौधा आपने सभी ने देखा होगा, कुछ लोग अगर गांव से बिलोंग करते हुए तो वो शायद मेरी बात ज्यादा अच्छे समझ पाए। एक प्याज के पौधे को 9 हफ्ते लगता है बड़ा होने में, और 11वें हफ्ते वो बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, मतलब उसे काट दिया जाता है। उसके बाद उसकी जिंदगी खत्म, उससे आगे उसकी जिंदगी नहीं। जॉब भी कुछ वैसी ही चीज है। आज आप सुबह से निकले, आपने दिन भर दिहाड़ी लगाई, शाम को आप पे आउट लेकर के आ गए, अदर इट इज 200 रुपीज और 300 और 400 और 500 और मोर भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, दिहाड़ी कोई हो सकता है आपको 500 या 1,000 भी दे दे, जिसकी जैसी दिहाड़ी। पर आपने दिन भर काम किया, दिहाड़ी ली, मैटर खत्म, उसके आगे कुछ नहीं है। फिर अगर दोबारा से आपको पे आउट चाहिए, यानी कि दोबारा से प्याज का पौधा चाहिए, तो आपको बीज लगाने पड़ेंगे। दोबारा से अगर आपको दिहाड़ी चाहिए तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, आपको समय लगाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी। जॉब भी ऐसे ही कुछ है कि 1 महीने आपने कंप्लीटली जॉब की, तो 1 महीने की जॉब के बाद आप पलट करके देखते हो तो आपको पता चलता है कि मुझे 5,000 या 10,000 या 15,000 या 20,000 रुपये मिला। ये सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, लेकिन सबसे बुरा समय कब आता है? जब आप एक उम्र के एक ऐसे पड़ाव पे खड़े होते हैं जब आपका शरीर आपका साथ नहीं देता, आप मजदूरी नहीं कर पाते, आप जॉब पे नहीं जा पाते, किसी वजह से कोई ऐसी मिसहैपनिंग घर में हो जाती है, कोई बीमार पड़ जाता है, या कुछ इसी तरह के इश्यूज आ जाते हैं जिसकी वजह से हम काम पे नहीं जा पाते। कई बार होता है हमारे साथ कुछ स्थिति ऐसी बन जाती है कि जब हमें पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और जॉब के उतने पैसों से हमारा नहीं चल पाता, और उस दिन हमें याद आता है काश वो जो हमें स्टार्टिंग में पाइपलाइन की स्टोरी सुनाई गई थी, हमने भी वैसी अगर पाइपलाइन बनाई होती
यानी कि हमने भी व्यापार खड़ा कर लिया होता तो शायद हमें पैसे का मोहताज नहीं होता। शायद आज हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि इतना समय किसी जगह लगाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद जब पलट कर देख रहे हैं तो महीने की फिक्स आमदनी भी नहीं है हमारी। क्यों? क्योंकि हमने जॉब को प्रेफर किया, ये जॉब मेंटेलिटी को प्रेफर किया, ना कि बिजनेस मेंटेलिटी। व्यापार क्या होता है? व्यापार बिल्कुल आम के पेड़ की तरह होता है, बरगद के पेड़ की तरह होती है, वृक्षों के राजा जैतून की तरह होता है। 5 साल लगता है पनपने के लिए, 5 years। लेकिन 5 साल पन पाने के बाद जब आप पलट करके देखते हैं तो वो इतनी तेज रफ्तार से बढ़ता है, इतनी तेज रफ्तार से बढ़ता है, और उसकी उम्र कई 100 साल होती है। फिर आप उसे रोक नहीं सकते। और यकीन कीजिए कि प्याज का पौधा किसी एक व्यक्ति की भूख मिटाएगा या 2 लोग, मुझे नहीं पता, लेकिन जब एक बड़ा बरगद का पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, जैतून का वृक्ष होता है, तो ये इतने फल देते हैं, इतने फल देते हैं, इतनी छाया देते हैं कि कई हजारों लोग इसके नीचे आकर के बैठ सकते हैं। इतने फल देते हैं कि आप अकेले तो कभी खा ही नहीं पाएंगे। व्यापार एक ऐसी चीज है, डायरेक्ट सेलिंग व्यापार इतना पैसा देता है कि आप तो आप, आपके साथ आपका पूरे परिवार आपके पुश्ते पल जाएगा। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये व्यापार, मेरी यही बात समझ में कि मैं एक व्यापार का हिस्सा हूँ, और व्यापार को व्यापार की तरह करना पड़ेगा, ना कि किसी जॉब की तरह। अगर मैं जॉब की तरह करूंगा तो मैं व्यापार को नहीं बन पा सकता। दूसरी चीज, हर व्यापार के अपने नियम, हर व्यापार का अपना काम करने का तरीका होता है। एक डॉक्टरी के व्यापार को जो अपना क्लिनिक खोल करके बैठा है, उसे आप किसी दुकानदार से कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति कोई इंजीनियर है और वो कहीं कोई प्रोजेक्ट से अभी नक्शे पास करने का काम करता है, तो उससे आप किसी और से कंपैरिजन नहीं कर सकते। कोई अगर गोल्ड का व्यापार कर रहा है तो उसे आप बाकी लोगों के व्यापार से कंपैरिजन नहीं कर सकते। कंपैरिजन से इन द सेंस मेरा ये है, आप पैसे के सेंस में कंपैरिजन कर सकते हो सकता है मेहनत के सेंस में कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन वर्किंग टेक्निक पे कंपैरिजन नहीं कर सकते। डॉक्टर का अपना काम करने का तरीका है, इंजीनियर का अपना काम करने का तरीका है, सुनार का अपना काम करने का तरीका है, दुकानदार का अपना व्यापार करने का तरीका है। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग व्यापार का अपना तरीका है। ये आपको हमें समझना पड़ेगा। ये बात भी दूसरी मेरे समझ में आई कि इस व्यापार को करने का अपना तरीका है, और तरीका तो है, लेकिन साथ में इस व्यापार को करने के तरीके के साथ मुझे सीखना पड़ेगा कि इसको करने का तरीका क्या है। इस व्यापार को करने का तरीका क्या है, इस व्यापार को करने का तरीका सीखना कि भाई मुझे लोगों के साथ मेल मिलाप करना पड़ेगा। मतलब मुझे अपने नेचर में फ्रेंडली नेचर लेकर आना पड़ेगा। अगर मुझे ज्यादा लोगों से मिलने की आदत है, लेकिन ड्यू सॉफ्ट से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह के किसी व्यापार में आऊंगा। डायरेक्ट सेलिंग से पहले कभी नहीं सोचा था। एज यू ऑल नो, आई एम इंजीनियर। एक इंजीनियर होने के नाते भाई मैं तो इंजीनियरिंग का एजुकेशन ले रहा था, मुझे तो भाई मशीनरीज के बारे में पढ़ाया जाता था। आई वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो मैं तो उसके बारे में स्टडी करता। थोड़ा शाय सा नेचर था, थोड़ा सा एग्रेसिव सा नेचर था, ज्यादा लोगों के साथ दोस्ती करना पसंद नहीं करता, ज्यादा लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं करता था। जब फर्स्ट टाइम मेरी अप्लाई में मेरे से बैठ करके मेरा ड्रीम चार्ट तैयार करवाया, तो बिकॉज ऑफ माई एनवायरमेंट, मैं अपने एनवायरमेंट की वजह से, एक बड़े बिग सिटी में रहने की वजह से बहुत बड़े बड़े सपने उनके सामने लिख करके रखा कि सर मुझे ये मेरे सपने हैं, मुझे घर बनाना है सर, मुझे गाड़ी लेनी है, गाड़ी में भी सर मुझे इस रेंज की गाड़ी लेनी है सर, मुझे लगता है कि मेरे पास मंथली इनकम कम से कम इतना आना चाहिए सर, ऐसा होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े सपने। लेकिन जब उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए लिस्ट बनाने की बारी आई, क्योंकि काम तो वहीं से होगा, पे आउट तो आपको उतना ही आएगा जितना आपका नेटवर्क बनेगा, और नेटवर्क तो उतना ही बनेगा जितने लोगों को आप ज्वाइन कराएंगे। ज्वाइन तो आप तब कराएंगे किसी को जब आप लोगों को प्लान दिखाने जाएंगे, फॉलो अप करने जाएंगे। तो बात बेसिक चीज पे आ गई, लिस्ट बनाने। और जब लिस्ट बनाने बैठे तो 40-50 लोगों की टोटल लिस्ट। ज्यादातर लोग सर यही होता है, बहुत लिमिटेड लोगों की लिस्ट बनती है। और उस लिस्ट में भी जब ढंग से देखा गया तो कुछ एक ही लोग थे जिनके साथ मेरे अच्छे बात व्यवहार थे, बाकी लोगों के साथ मेरा कोई खास बात व्यवहार नहीं। कहने का मेरा सीधा सा मतलब है कि मेरे पास ज्यादा बड़ी लिस्ट है। लेकिन ये मुझे समझ में आया कि अगर मुझे अपने व्यापार को बड़ा करना है, अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों इस व्यापार में लेकर के आना है, बड़ा नेटवर्क खड़ा करना है, ह्यूज नेटवर्क खड़ा करना है, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा बड़ी लिस्ट बनानी पड़ेगी। उसके बाद मैंने लिस्ट बनानी शुरू की, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना शुरू किया, बातें करनी शुरू की, हर छोटे और बड़े मैटर्स को लेकर के लोगों के साथ व्यवहार बनाने चालू कर दिए। पहले ज्यादा लोगों से मिलने की आदत नहीं थी, लेकिन मुझे ये बेसिक समझ में आ गया डायरेक्ट सेलिंग का कि अगर डायरेक्ट सेलिंग व्यापार में आगे बढ़ना है तो मीट द पीपल शो द प्लान, मीट द पीपल शो द प्लान। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा तब तो प्लान दिखाएंगे। मैंने ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना शुरू कर, लिस्ट बननी शुरू हो गई।
11 साल लोगों की लिस्ट तैयार हो गई, काम होना चालू हो गया। जब ऐसे कोर में आगे आया तो मुझे समझ में आया कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 9 लोगों की टीम बन चुकी है। अब मुझे मेरा और मेरे नेटवर्क का ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के दम पे व्यापार आगे बढ़े। 9 लोगों की टीम बहुत होती है अगर सही तरीके से देखी जाए और सही तरीके से ट्रीट की जाए। अगर उसमें से कुछ 4 लोग भी टिक जाए तो वो आने वाले समय के आपके एक बेहतरीन लीडर बन सकते हैं। आता हर व्यक्ति ऐसे बिगनर ही है। जब मैं ड्यूसॉफ्ट में आया, जब आप ड्यूसॉफ्ट में आए, तो हम भी बच्चे थे। हमारा हाथ पकड़ा हमारी ग्रेट अपलाइन ने। उन्होंने हमें सिखाया लोगों से बात कैसे की जाती है। उन्होंने हमें सिखाया कि लोगों की लिस्ट कैसे तैयार की जाती है। उन्होंने हमें सिखाया कि जब लोगों से बात करने जाओ तो अप्रोच क्या होती है। उन्होंने हमें सिखाया कि प्लान करने का तरीका क्या होता है। उन्होंने हमें सिखाया कि डर कैसे निकाला जाता है। उन्होंने सिखाया कॉन्फिडेंस की सही परिभाषा क्या होती है। उन्होंने हमें 4 लोगों के सामने बात करना सिखाया। उन्होंने लोगों के साथ कन्वर्सेशन करना सिखाया, लोगों को डील करना सिखाया। इवन सच बताएं तो स्टार्टिंग में जब यूसॉफ्ट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई व्यक्ति आता है, तो इस डायरेक्ट सेलिंग व्यापार के अंदर लोगों को उनका पहनावा सुधारा जाए। कभी कभी लोगों को तकलीफ होती है क्योंकि आदत नहीं होती है बचपन से। हम अपने तरीके के फंकी लुक्स पे ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि माहौल ऐसा है, इंस्टा फेसबुक का माहौल है, और फंकी लुक्स हर किसी को पसंद होते हैं, खासकर यंग एज में जब आप 15 16 17 साल की उम्र में होते हैं। तो आई वॉज ऑल्सो 17.5 ईयर, मैं भी 17.5 का था। तो 17.5 की उम्र में जीन्स पसंद होता है, टी शर्ट पसंद होता है, लेकिन दैट इज नॉट अ प्रोफेशनल लुक। वो प्रोफेशनल लुक नहीं था, क्योंकि जब भी मैं किसी के पास प्रेजेंटेशन लेकर के जाता था तो हर दूसरा व्यक्ति एक ही सवाल करता था, कितने लोग जुड़ गए तेरे साथ, कितना कमा लिया तूने। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, और ऊपर से नीचे तक वो मुझे देखता था बार बार बोलने, क्योंकि उसे देख करके लगता ही नहीं था कि कोई काम वाला व्यक्ति हमारे पास आया, ये कोई काम धंधे वाला व्यक्ति। उन्हें तो वो फंकी लुक यही चीज दिखाता था। कोई दोस्त यार जिस तरह से घूमते फिरते चले जाता था, ऐसे कोई दोस्त यार है। डेफिनेट सी बात है, आपके लुक के हिसाब से आप यार, आप लोगों को सबसे ज्यादा कैसे जज करते हैं जब आप मार्केट में निकलते हैं। आप एक भीख मांगने वाले से लेकर एक करोड़पति को उसके लुक से जज करते हैं, उसके ड्रेसिंग सेंस से जज करते हैं। तो आपको और मुझे भी उसी ड्रेसिंग सेंस से जज किया जाता है। मैंने पहली बार मेरे सीनियर अपलाइन ने मुझे सिखाया कि कपड़ा पहनने का तरीका क्या होता है, फॉर्मल्स क्या होता है, किस शर्ट के साथ कौन सा पैंट पहनना होता है, शूज की अहमियत क्या होती है। स्कूल में हालांकि बताया जाता था, लेकिन हमने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और स्कूल का अपना तरीका होता था, वो तरीका पसंद भी नहीं आया। ड्रेस कोड चेंज करना चालू किया, और जब ड्रेस कोड चेंज करके लोगों के पास जाना चालू कर दिया, ज्यादातर लोगों से मिलना चालू कर दिया, तो यकीन कीजिए जहां लोग मना कर रहे थे वहां लोग जुड़ने लगे। जहां लोग विश्वास नहीं करते लोगों ने विश्वास करना चालू कर दिया। पहले लोगों के साथ बात करने में डर लग रहा था, शर्म आ रही थी, एक अजीब सा एजिटेशन होता था। लेकिन जब ड्रेस कोड बेटर किया, जब थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकर के आया, अपलाइन ने सवालों के जवाब सिखाए, जब मार्केट में आने वाले हर सवाल का जवाब जुबान पे था, तो लोगों से बात करने का डर निकल गया। जैसे जैसे आप सीखना शुरू कर देते हैं, जैसे जैसे आप लर्न करना शुरू कर देते हैं, जैसे जैसे आप छोटी बड़ी चीजों में बदलाव लेकर के आते हैं, आपके अंदर का डर ऑटोमेटिकली निकलते जाता है। सीखना बड़ा जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा कि हर प्रोफेशन का अपना एक तरीका होता है, एथिक्स होते हैं अपने। ऐसे डायरेक्ट सेलिंग व्यापार के अपने एथिक्स हैं। वो एथिक्स जैसे जैसे मेरे अंदर आते गए, क्योंकि मार्केट के वो गिनती के सवाल हैं, लोग जुड़ेंगे कि नहीं, काम चलेगा कि नहीं, क्या संस्था चलेगी या भाग जाएगी, कितने समय से कर रहे हैं, कितना पैसा आ गया, अगर मैं पैसा डालूंगा तो मेरे पैसे की कोई गारंटी है। अच्छा, ऐसा अगर हो जाए कि मुझे पैसा ही ना लगाना पड़े और वहीं से जो पैसा है वहीं से पैसा आप काट लो, तो बहुत सी तरह तरह के सवाल होते हैं। पर है गिनती के 10 12 सवाल। सवाल मेनली किन चीजों को लेकर आते हैं, काम को लेकर, डायरेक्ट सेलिंग व्यापार को लेकर, कि जोड़ने का काम है, मेंबर बनाने का काम है, क्या ये काम लीगल है, क्या ये कोई काम है वाकई, संस्था को लेकर और आपको लेकर, कि आप कब से कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ये 3 4 तरीके से सवाल आते हैं। आज मुझे ड्यूसॉफ्ट एकेडमी के अंदर 12 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग व्यापार करते हुए। इन 12 सालों के व्यापार में मैं यही चीज देख रहा हूँ कि 12 सालों में ये गिनती के ही सवाल हैं जो मुझसे पहले भी पूछे जाते थे, जो मुझसे आज भी पूछे जाते हैं। जैसे जैसे आपके पास इन सवालों के जवाब आते हैं, और आपके पास सवालों के जवाब आ जाएंगे अगर आप सीखना शुरू करें। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग व्यापार के अंदर 10 साल आ जाए, हो जाएगा तभी आपको सवालों के जवाब आए। फ्रॉम द बिगिनिंग अगर आज आप थोड़ा सा अपने आप को स्टडी की तौर में ले आते हैं, यानी कि आप डायरियां रीड करना चालू कर देते हैं, नोट्स बनाना चालू कर देते हैं, सीनियर अपलाइन अगर आपको कोई चीज बता रही है, कोई चीज सिखा रही है, अगर आप उन चीजों पर ध्यान देना चालू कर देते हैं, तो आपके पास सवालों के जवाब आ जाएंगे। मुझे भी लगा था 15 20 दिन, लेकिन 15 20 दिन के बाद मुझे याद है
कि मार्केट में कोई भी सवाल आता था तो मेरे पास उसका जवाब होता था, मैं जवाब देता था। और अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा महाभयानक सवाल है, महाभयंकर सवाल किसी ने कर दिया जिसका जवाब ना हो, तो मेरे पास वहां पे एक ऐसा सिस्टम था, मुझे पास एक ऐसा तरीका था जिसका तोड़ उस व्यक्ति के पास नहीं होता था जिसने मुझसे सवाल किया। उस तरीके का नाम था मेरी अप्लाई। मेरा व्यक्ति को सीधा सा एक जवाब होता था कि यार, आई विल आस्क टू माय अप्लाई, देन टेल यू। मैं अपनी ग्रेट अप्लाई से बात करता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। मैं नया हूँ लेकिन वो काफी टाइम से कर रहे हैं, उन्हें पता है कि क्या कैसा होता है। ठीक है, बाकी चीजें तो मैंने आपको बता दी, लेकिन ये चीज थोड़ा सा मुझे अभी उतना जानकारी नहीं, कंफ्यूज नहीं हूं मैं, लेकिन थोड़ा जानकारी मुझे कम है, तो मैं जानकारी लेकर के आपको बताता हूँ। सिंपल सी चीज है। फिर सीनियर अप्लाई से बात करते थे और हर सवाल का जवाब मिल जाता था, और वो जवाब लेकर हम मार्केट में चले जाते थे। और जैसे जैसे मार्केट में जाना शुरू कर दिया, लोगों को जवाब देने शुरू कर दिए, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा, लोग आने लगे। फाइनेंशियल इश्यूज धीरे धीरे जो आते थे वो अब और बढ़ने लग गए, क्योंकि स्टार्टिंग में पैसा आता कम है और लगता ज्यादा है। और वो लगता भी इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम सब शौकिया हैं आज की डेट। मतलब यहाँ अगर मैं किसी से बोलूं कि आपको यहाँ से 5 किलोमीटर जाना है या 10 किलोमीटर जाना है, वो पास वाले गांव में प्लान दिखाने जाना है, तो इट इज माई गारंटी ज्यादातर लोग जो इस विंडो में है वो एक ही चीज बोलेंगे, सर मेरे पास बाइक, आई हैव नो व्हीकल। वो व्हीकल की समस्या सबसे पहले बताएंगे। क्यों? क्योंकि ना ही ड्रीम इतना मजबूत है और कुछ ज्यादा ही गोद में रहने की आदत हो जाती है। मुझे भी थी। हम ये नहीं बोलेंगे नहीं नहीं सर ठीक है ना, मैं आता हूँ। अगर आपके पास सोर्स है, आपके पास व्हीकल है, तो आप अपने व्हीकल से जाएंगे। अगर आपके पास व्हीकल नहीं है तो आप ऑटो से जाएंगे, बस से जाएंगे। अगर वो भी नहीं है तो आप साइकिल से जाएंगे, और वो भी नहीं है तो पैदल भी जा सकते हैं। देखो यार, काम करने वाले के पास तो निशाने हजार होते हैं और नहीं करने वाले के पास तो बहाने हजार होते हैं। काम तो काम है भाई। हम अगर डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होते, और अगर हमारा स्कूल 10-12 किलोमीटर दूर होता, कॉलेज 10-12 किलोमीटर दूर होता, या फिर वो ऑफिस जहाँ पे हमने जॉब ज्वाइन की होती, अगर वो 10-12 किलोमीटर दूर होता, या फिर हमने जो बिजनेस शुरू किया होता। जरूरी तो नहीं है कि हर व्यक्ति अपना व्यापार अपने गांव में शुरू करे। अगर आपने अपना व्यापार शहर तक जाके शुरू किया होता, तो क्या वहां तक आने जाने में आपको पैसा नहीं लगता, कन्वीनियंस नहीं होता? और समस्या वहां भी सेम होती व्हीकल की। लेकिन हम अरेंज कर लेते, वी अरेंज दैट। क्यों? क्योंकि दिमाग में एक चीज है, वो मेरा काम है, मेरा व्यापार है। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग आते हैं तो ज्यादातर लोगों की थिंकिंग ये नहीं होती, और यही सबसे बड़ी वजह है हमारी नाकामयाबी। यार, जब तक आप अपने व्यापार को अपना व्यापार नहीं समझेंगे, जब तक आप अपने काम को अपना काम नहीं समझेंगे, काम कैसे चलेगा? मेरे साथ भी शुरू में ही होता, लेकिन मैंने इस चीज को दूर किया। मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग व्यापार शुरू किया तो मेरे पास व्हीकल नहीं था। मैंने पैदल वर्किंग चालू कर दी, लिफ्ट लेकर काम करना चालू कर दिया। जब जेब में पैसे होते थे तो ऑटो का या बस का टिकट खरीद लिया करते थे। इससे ज्यादा नहीं होता था। ऑटो बुक करके जाने के लिए तो पैसा था ही नहीं उस जमाने में। बहुत लिमिटेड पैसा होता था, जेब में 20-30 रुपए 40 रुपए पड़े होते थे। उसका भी हिसाब देना पड़ता था घर में। खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद आगे के लिए जो बाकी दिन बचे होते थे वो मुश्किल से चला होता। लेकिन जब काम करने की बारी थी, जो काम भरपूर किया मार्केट में, काम करने में कमी नहीं, लगे होते थे मार्केट। लिफ्ट लेकर के काम कर लिया। टिकट का पैसा है तो बस ले गए, टिकट का पैसा नहीं है तो पैदल चले गए। मतलब आज भी याद आते हैं वो दिन, बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है। अभी कल हम भोपाल में घूम रहे थे किसी काम से, तो हम देख रहे थे कि यार, ये वही भोपाल शहर है जहां से हमने डायरेक्ट सेलिंग व्यापार की शुरुआत की थी। और 10-10 किलोमीटर दूर हम उन्हीं क्षेत्रों में पैदल घूम रहे होते थे, कभी प्लान दिखाने के लिए, कभी फॉलो अप करने के लिए, कभी लोगों को समझाने के लिए, कभी टीम के बंदे को किसी मीटिंग तक लाने के लिए, कभी सेंटर तक लाने के लिए, कभी अप्लायंस तक लाने के लिए, जहां पर हम अपने 4 व्हीलर से घूम रहे थे। बड़ा खुशी होती है जब आप उस लेवल पे आज, अगर आप टिके हुए हैं, अगर आपने 5 से 10 साल इस इंडस्ट्री को दिया, इस व्यापार को दिया, तो यकीन कीजिए आप भी वहां तक पहुंचेंगे। और अगर कोई इस गलत फहमी में है कि बिना ही किए या ये ना करना पड़े, अपनी हिस्से की मेहनत ना करना पड़े, तो आप मुझे बताओ कि कब हो जाएगा ये व्हीकल का प्रॉब्लम सॉल्व? एक बार अपने आप से आपने सवाल किया, ये व्हीकल का प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा? उतनी दूर तक जाने के लिए आपका साधन कब अरेंज? स्वाभाविक सी कहानी है, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होने वाला। तो वो जो व्हीकल है या वो जो छोटी मोटी समस्या है वो आपको अरेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि कुछ समय के अंदर हमने देखा हमारे बीच से कुछ लोग ऑफलेस होकर के छोड़कर जाने लगे।
ज्यादातर लोग जो आपके साथ काम करते हैं किसी नई बेल्ट के अंदर या फिर जहां पर आपने नए एरियाज में काम चालू किया, जहां पे आपने शुरू किया, जहां पे आपने ज्वाइन किया है, मोस्ट ऑफ द लोग बिगनर्स होते हैं। कुछ एक लोग ही होते हैं जो सीनियर होते हैं, जो साल भर से या 2 साल से या 3 साल से काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। हमारी ज्यादातर आदत क्या होती है, हम डिपेंडेबिलिटी में ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि बचपन से हम डिपेंडेंट रहे, कभी माँ बाप पे, कभी बड़े भाई पे, कभी बड़ी बहन पे, कभी टीचर पे, कभी दोस्त पे। तो वो आदत हमारी जाती नहीं, हम डिपेंडेंट होकर ज्यादा काम करना पसंद करते हैं। डिपेंडेबिलिटी के लिए हमें यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में, व्यापार में कौन मिल जाता है? डिपेंडेबिलिटी के लिए कभी मिल जाती है अपलाइन, कभी मिल जाती है डाउनलाइन, कभी हम अपनी अपलाइन पे डिपेंड हो जाते हैं। और यू आर अ कोर। अगर यहाँ पर मैं इस विंडो के अंदर बात कर रहा हूँ तो ज्यादातर लोग कोर है या उससे अबव है। तो आप सबके पास अपलाइन भी है, डाउनलाइन भी। कभी अपलाइन पे डिपेंड हो जाते हैं कि अपलाइन खर्च करें, कभी डाउनलाइन पे डिपेंड हो जाते हैं कि डाउनलाइन खर्च करें। मुझे ये नहीं समझ में आता कि यार अपलाइन अगर कोई प्लान करे, डाउनलाइन अगर प्लान करवाए, बीच में आप बैठकर क्या कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं, नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति को अपने हिस्से का काम करना। अगर एज ए अपलाइन आप हो तो आपको ग्राउंड जाकर के संभालना पड़ेगा। डाउन में आप हो तो आपको फील्ड में जाकर के मेहनत करनी पड़ेगी, कॉन्टेक्ट करने पड़ेगी। काम वहां से बढ़ने वाला है। आप अपने वर्किंग को बेहतर कीजिए। काम करते हैं तो टेरिटरी वर्किंग के ऊपर फोकस कीजिए, थोड़ा सा प्लानिंग के साथ काम कीजिए। किसी भी काम को अगर एक सटीक प्लानिंग के साथ किया जाए तो काम ज्यादा होता है। टेरिटरी वर्किंग क्या होती है? जब मेरे पास फिनांस कम होता था, पैसा कम होता था, तो मैं बहुत ज्यादा दूर नहीं जाता था। मैं कोशिश करता था कि मैं अपने आसपास के रेडियस में ही प्लान करूं, जहां तक आने जाने में मेरा लिमिटेड पैसा खर्च हो। दूसरा, मेरी कोशिश होती थी कि अगर मैं किसी एरिया में पहुंच गया हूं तो मैं उसी एरिया में ज्यादातर प्लान। देखिए, हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया के अंदर अगर छोटे छोटे गांव भी हो तो हर एक छोटे गांव में 50 से 100 परिवार रहते हैं। पर हमारी गलती ये हो जाती है कि हम एक प्लान करने के लिए इस गांव में जाते हैं, दूसरा प्लान करने के लिए वहां से 20 किलोमीटर दूर के गांव में जाते हैं, तीसरा प्लान करने के लिए उसके अपोजिट में जाते हैं, फिर 40-50 किलोमीटर। और जब हम पलट कर देखते हैं तो हमारा 200 से 300 रुपए, 500 रुपए खर्च हो चुका होता है। क्योंकि हमारी जो वर्किंग टेक्निक है उसमें टेरिटरी वर्किंग नहीं होती। एक एरिया में काम करने की आदत डालिए। कोशिश कीजिए कि जब आप फील्ड पे काम करने के लिए जा रहे हैं तो एक एरिया को कवर करें। हमने ये आदत डाल ली, अगर हम किसी एक एरिया को या किसी एक गांव में प्लान कर रहे होते, किसी एक मोहल्ले में प्लान करते, पहले हम उससे कंप्लीट करते, 25, 50, 100, 200 प्लान वहां पर करते। फिर जब वहां पर प्लान कंप्लीट हो गए तो उतने प्लान कंप्लीट करने के बाद फिर अगले एरिया में हम निकलते। इससे पैसा भी बचता है, समय भी बचता है, लोड भी कम होता है, लेकिन काम ज्यादा होता है। क्योंकि अगर सेम एरिया से 2, 4, 5 एंट्रियां मिल जाए और अगर उनका पे आउट बनने लग जाए तो देखा देखी में एंट्रियां ज्यादा आती है। आप करेंगे तो आपको मिलेगा रिस्पॉन्स, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। होता है कई बार हमारे घर के बगल में कोई व्यक्ति बेरोजगार बैठा होता है, हम उसे प्लान नहीं दिखाते, लेकिन हम बोलते हैं सर वो मेरा ना एक दोस्त है दिल्ली में पढ़ाई करता है, सर मेरी ना एक फ्रेंड है फलानी जगह रहती है इलाहाबाद में, उसको प्लान दिखाना चाहिए। या तो वहां तक आप जा नहीं पाते, या तो जैसे तैसे चले गए और प्लान करके आप एडमिशन लेकर आ भी गए तो उसके साथ काम कौन करेगा? आप तो लोकल में फिनांस है अपना अरेंज नहीं कर पा रहे थे, इतनी दूर कहाँ से गए? टेरिटरी वर्किंग की आदत डाली। टेरिटरी वर्किंग वक्त के साथ अपने अंदर की होम सिकनेस खत्म करनी पड़ेगी। हमने टेरिटरी वर्किंग बहुत ज्यादा की, जैसे से टेरिटरी वर्किंग चालू कर दी हमारे ग्रुप साइज बड़े होने चालू। हर एक एरिया में 5, 5, 10, 15, 15 लोगों का ग्रुप बनने लगे। अब जब हमें जरूरत पड़ती थी तो हम उसी एरिया में उनमें से किसी एक के यहाँ पर ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज कर देते, 5-7 अनज्वाइन, 5-7 ज्वाइन, और छोटी छोटी ग्रुप मीटिंग, ग्रुप मीटिंग हमारी अरेंज होना चालू। हमारे ग्रुप, हमारे काम में ग्रुप मीटिंग का बहुत बड़ा रोल है। पर चैलेंज सबसे बड़ा ये होता है कि जब आप बिगिनिंग लेवल पे होते हो तो आपको प्लान करने में डर लगता है। हो सकता है कि अभी आप में से कुछ कोर ऐसे हो जिन्हें अभी तक प्लान दिखाना नहीं आया, मतलब आपने अभी भी प्लान दिखाना चालू नहीं किया है। देखिए, प्लान बहुत इजी होता है, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का प्लान कोई इतना भी टफ नहीं होता है। सिंपल सी 3-4 चीजें तो होती है यार। एक तो आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, दूसरा आपको प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देनी है कि आप दे क्या रहे हैं, तीसरा आपको प्राइस बतानी है, चौथा आपको उसका मार्केटिंग प्लान पे बात करनी है कि हम कितने लोगों पे कितना पे आउट दे रहे हैं, और द लास्ट वन होता है कि आपके कितने ऑर्बिट पे कितना आएगा, और अगर आप ईयरली उस चीज को लेकर चलते हैं तो उसका ईयरली प्लान क्या है और उसका फ्यूचर क्या है, खत्म। इतना ही तो होता है। और अगर आप जब किसी को प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं तो 2-4 बातें भूल भी जाते हैं तो इसमें डर किस बात का? क्योंकि जिसे आप प्रेजेंटेशन करने जा रहे हो उसे थोड़े पता है कि आप क्या बताने। भाई डॉक्टर तो सर दर्द बोल के पेट दर्द का भी इंजेक्शन लगाएगा तो आप चुपचाप लगवा लोगे कि क्या? आपके लिए तो दोनों इंजेक्शन इंजेक्शन ही, उसमें दवा क्या डली है आपको थोड़े पता है। तो ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग व्यापार के डॉक्टर आप, ना कि कोई और।
तो आपका अपना व्यापार है, आप अपने व्यापार के हिसाब से करें, उसमें डरने घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, परफेक्शन की तरफ जाए, लेकिन इसमें डरना जरूरी नहीं, कोई डर नहीं होना चाहिए। और धीरे धीरे ग्रुप में खेलना चालू, दो दो चार चार लोगों के बीच में प्लान दिखाना चालू करो। जब दो चार लोगों के बीच में प्लान करने जाओगे, पांच लोगों के बीच में प्लान दिखाने जाओगे तो डर लगेगा, क्योंकि कभी किया नहीं है। हम में से ज्यादातर लोगों की पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही कमजोर होती है। पब्लिक स्पीकिंग मतलब जहां चार पांच लोग आए, समझ नहीं आता कि अब यहाँ बात कैसे करें, हेजिटेशन होता है, डर होता है, ये निकालना पड़ेगा। इसमें आपकी सीनियर अपलाइन, सीनियर एक्सपर्ट अपलाइन आपकी बड़ी मदद करने वाली है। आपके प्रिविलेजेस, इवन आपके स्टार, और अगर आप प्रीमियर और डिप्लोमेट्स के कांटेक्ट में है तो फिर वो तो एक्सपर्ट है। मैं तो स्टार्स की बात करूंगा, यहाँ पे जितने स्टार्स हैं ये सब इस मामले में एक्सपर्ट है। 50-50, 100-100 लोगों तक की मीटिंग्स लगा लेते हैं, 20-30 लोग तो आराम से कर लेते हैं। इनसे सीखिए कि प्रेजेंटेशन कैसे की जाती है ग्रुप, ताकि आप ग्रुप में खेल सके, ताकि आपका एवरेज बढ़े। हमें कम समय में ज्यादा काम निकालना। आप वन ऑन वन प्लान करने जाते हो, आप दिन भर में एक दो तीन चार प्लान करते भी अगर आप देखें तो आपने कितने प्लान किए दिन भर। दिन भर लगाने के बाद जब आप पलट कर देखते हैं तो आप मैक्सिमम 5 या 10 प्लान कर पाए, वो भी मैक्सिमम, बहुत ज्यादा बोल दिए, उसमें भी पूरा दिन चला गया। लेकिन वहीं अगर आप एक ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर ले, तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें, विद इन आवर, एक घंटे से 2 घंटे के अंदर ही आप 5 से 10 लोगों की प्रेजेंटेशन कर देते। बाकी समय आप चाहो तो अगली ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हो, या चाहो तो उनकी फॉलो अप कर सकते हो। कम समय में ज्यादा काम, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज होने वाली है अगर आप ग्रुप मीटिंग लगाना सीख जाते हैं। ग्रुप मीटिंग लगाना सीखिए। ग्रुप मीटिंग लगाने के तरीके होते हैं। जब मैं पहली बार ग्रुप मीटिंग लगाने गया तो मुझे आज भी ध्यान है कि स्टेज में जैसे ही सामने गया, ज्यादा लोग नहीं थे, 5 या 7 लोग थे, और सभी को मैं पहचानता था। हम तो प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस क्लास था एक प्रकार से हमारा। तो प्रैक्टिस करने भी सामने गया तो मैं प्लान में नाम बताना भूल गया। प्लान मुझे आता था, वन ऑन वन मैंने बहुत बार प्लान किया, लेकिन जब बोर्ड में प्लान करना चालू किया चार पांच लोगों के सामने, तो समझ नहीं आ रहा था कि इसके आगे बात कर, हेजिटेशन था। लेकिन प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस प्रैक्टिस बड़ी गजब की चीज होती है। और अगर अपलाइन के साथ की जाए तो वो तो और बेस्ट हो जाती है, वो आपको धीरे धीरे सिखाती चली जाएगी। जब प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, प्लान करना आ गया लोगों के सामने। लोग अगर बीच में से उठ करके कोई सवाल कर दे तो उसको कैसे डील करना है, ना कि जवाब देना, बात को समझिएगा। ग्रुप मीटिंग जब लगाई जाती है, होम मीटिंग जब लगाई जाती है, और अगर बीच मीटिंग में कोई सवाल कर दे तो जवाब नहीं दिया जाता, उसे मैनेज किया जाता है, उसको डील किया जाता है। वो तरीका आपको आपके सीनियर सिखाएंगे। वो मैनेज करना हमने सीखा, मैनेज करना सीख लिया, धीरे धीरे ग्रुप मीटिंग लगाने लगे। और यहीं से सही पिक्चर चालू हुई। देखिए, असली डायरेक्ट सेलर कौन होता है, असली नेटवर्कर कौन होता है? पेन, कॉपी, ड्रेस कोड, माइक, इनके साथ और स्टेज के साथ जो दोस्ती कर ले, वो होता है असली डायरेक्ट सेलर, असली नेटवर्कर। हमने बोर्ड मार्कर से शुरुआत की, छोटी 5-7 लोग की, 10 लोग की मीटिंग से शुरुआत की। फायदा यह मिला, जब माइल और 2 माइल पे आए, हम सेमिनार लगाने लगे। मुझे आज भी ध्यान है, जब पहली बार हमें सेमिनार की डेट मिली तो भोपाल के अंदर एज ए प्रिविलेज, हम ज्यादातर लोग प्रिविलेज ही थे, इवन मैं, प्रमोद सर, राहुल सर, हम सब प्रिविलेजों ने मिलकर के ओवरऑल 600 लोगों की भीड़ लगा डाली। इतने लोग हमने सेमिनार ऑर्गेनाइज कर लिया भोपाल शहर। ये आलम हो जाता है काम। और स्टेज में जाकर होस्टिंग भी हमने से की। प्रमोद सर ने पहली होस्टिंग की, ही वॉज अ प्रिविलेज। मैंने 600 लोगों के बीच में प्लान किया, आई वॉज ऑल्सो अ प्रिविलेज। और ऐसे प्रिविलेज हम लोगों ने कर डाला। होस्टिंग हमने की, प्लान हमने की, पिन ब्रेक हमने की। सिर्फ चीफ गेस्ट हमारे पास धीमान साहब, हो गया हमारा काम। 30 धीमान सर का प्रोग्राम था, मुझे अभी भी ध्यान है, 2011 या 12, 11 की बात है, 12 भी नहीं, 2011 की बात। तो ये आपके साथ भी होगा। 5 लोग की मीटिंग लगाते लगाते कब आप 500 लोगों के बीच में बोलना सीख जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। बट इट डिमांड, मतलब ये जो चीज है ये प्रैक्टिस मांगती है। प्रैक्टिस के बगैर नहीं होने वाला है, सीनियर अप्लाइंग जैसे काम करने के बगैर नहीं होने। और आपको ये चीज शुरू करनी पड़ेगी, और यहीं से काम आगे बढ़ेगा। वन टू वन पे खेलते खेलते आप कभी भी अपने पैसे की समस्याओं को हल नहीं कर पाएंगे सॉफ्ट के अंदर या डायरेक्ट सेलिंग के। बात को अंडरस्टैंड, पैसे की समस्या बनी रहेगी। और अगर धीरे धीरे आपने ग्रुप में खेलना शुरू कर दिया, अगर आपने ग्राउंड संभालना शुरू कर दिया, तो यकीन कीजिए पैसे की समस्या पूरी तरह से हल होने लग जाएगी। क्योंकि जब आप ग्राउंड लेवल पे एक एक करके प्लान करते हैं तो दिन में 1 या 2 प्लान हो पाते हैं, महीने के 25 या 30, बहुत ज्यादा 50, 1 या 2 चेक बनता है। लेकिन जब आप पर डे ग्रुप मीटिंग लगाने लग जाते हैं तो पर डे का जो प्लान का जो रिस्पॉन्स था
या जो प्लान का रिकॉर्ड था, जो 1 या 2 प्लान पे अटक जा रहा था, वो 5 पे आ गया। महीने भर में 150 हो गए, 150 प्लान। मतलब सीधी सी कहानी है, नाना करते भी आपके 3 से 4 चेक बन जाएंगे। मतलब फ्रॉम नाउ, अभी से आप इस बिजनेस के अंदर कम से कम 8 से 10 हजार पे काम कर सकते हैं। और अगर आप सही तरीके से खर्च करें तो 8-10 हजार रुपये बहुत। जब मुझे ड्यूसॉफ्ट एकेडमी के अंदर 10 हजार आना शुरू हो गया तो 10 हजार मेरे लिए बहुत होता था, मैं इजीली सर्वाइव कर जाता। मैंने एक एवरेज वाली बाइक ले रखी थी जिसका आराम से एवरेज 70-80 का मैं निकालता। 30 रुपए 40 रुपए में पेट्रोल में आराम से काम हो जाता। बहुत ज्यादा भी फॉलोअप लगाने चले जाए तो दिन भर में 100 रुपए का पेट्रोल बहुत होता है। इतनी रनिंग थी पर डे। भाई हाउस रेंट के लिए हम 4-6 लोग साथ में मिलकर के रहते थे, 1200 से 1300 रुपए पर हेड पड़ता था। हम 4-5 लोग मिलकर के कितना भी खाना खाएं, 3 हजार से 4 हजार रुपए में सभी का खाना पीना हो जाता है। आदत थी हमारी कि हम रूम पे बनाकर ही खाते थे। हमें पता है होटल में जाएंगे 100 रुपए थाली मिलेगी, दिन का 200 रुपए हो जाएगा, नाश्ता पानी अलग। तो 300 रुपए अगर पर डे सिर्फ अपने फूडिंग में खर्च कर दूं तो महीने का 9 हजार रुपए तो मेरे खाने में चला गया, और कमाता मैं टोटल 10 हजार। फिर मैं भाड़ा कहाँ से दूं? फिर उसके बाद मैं अपने गाड़ी का पेट्रोल कहाँ से डलाऊं? और हर महीने 15 दिन में या 2 महीने जो गाड़ी की सर्विस करवानी है, सर्विस कहाँ से करूँ? 2 हजार किलोमीटर गाड़ी की सर्विस भी तो आ जाती है, ऑयल भी तो चेंज करवाना होता है। और बीच में हमने सोचा कि चलो ठीक है नहीं करवाते हैं, तो कुछ समय के बाद पता चला कि हमारी गाड़ी का इंजन ही सीज हो गया। ये भी दौर था। 500 रुपए बचाते बचाते कई बार इकट्ठा आपको 10 हजार का खर्च भी करना पड़ जाता है। होता है, वक्त के साथ होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें समझ में आई, मैनेज करना चालू कर दिया, हो गया काम। आप भी करेंगे तो होगा काम। 10,000 आज की डेट में भी अगर आपको सिंगल अपने आप को सरवाइव करके लेकर के चलना है तो बहुत होता है फील्ड वर्क करने के लिए, काम के लिए। और हमने ग्राउंड कभी नहीं छोड़ा। हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता थी, अगर किसान को पैसा कमाना है तो उसको अपने खेत को कभी नहीं छोड़ना। ये बात दिमाग में बैठ गई। बहुत पहले मुझे मेरे सीनियर ने समझाई थी ये बात कि अभिनीत, अगर किसान हो और पैसा कमाना है तो पैसे पे दिमाग मत लगा, फसल पे दिमाग मत लगा, खेत में दिमाग लगा। खेत में दिमाग लगाएगा फसल बहुत अच्छी आएगी। डॉक्टर हो, पैसा कमाना है तो घूमने फिरने में मरीज में दिमाग मत लगा सकते। दिमाग कहाँ लगा? क्लिनिक पे दिमाग। दिमाग कहाँ लगा? उसके इलाज पे दिमाग लगा कि इलाज कैसे किया जाए, उस पे दिमाग लगा। दिमाग लगाना चालू कर दिया, डॉक्टर पैसा कमाने लग गया। अगर दुकानदार हो, कहाँ दिमाग लगाना? दुकान में दिमाग लगा। ग्राहक को कैसे डील करना, उस पर दिमाग लगा। इफ यू आर अ डायरेक्ट सेलर, पैसे की समस्याओं से जूझ रहे हो, काम नहीं चल पा रहा है, लोग नहीं आ रहे हैं, बार बार दिक्कतें आ रही है, लगातार पैसे खत्म होते चले जा रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ भारी बड़ी होती है, तो कहाँ दिमाग लगाना है? फील्ड में दिमाग लगाना, ज्यादा से ज्यादा प्लान पे दिमाग लगाना, फॉलो अप करने पे दिमाग लगाना। नो डाउट शुरू में ये चीज समझ नहीं आती थी मुझे, इस वजह से मेरे ऊपर कुछ कर्जा हो गया। लेकिन आज मैं पलट कर देखता हूँ तो पिछले 8 सालों में मेरे ऊपर कोई 10 रुपए का भी कर्जा नहीं। हाँ, मैंने जरूर लोगों को 3-4 लाख रुपए बांट के रखे हुए जो मुझे अभी भी लोगों से लेना है। पर हाँ, ये जरूर बोल सकता हूँ कि इन 8 सालों में मेरे ऊपर किसी तरह का कोई कर्जा नहीं। और इसकी दो वजह है। पहली ये, मुझे समझ में आ गया था कि ग्राउंड से काम। दूसरा ये कि जब तक मैं एक काम लेकर के नहीं चलूंगा तब तक मेरा काम नहीं होगा। देखो, एक काम मतलब स्वर्गवास, और 1000 काम मतलब सत्यानाश। मैं नहीं बोलता, बड़े बुजुर्गों ने कहा। हमारी दिक्कत यही है, हम कर रहे होते हैं डायरेक्ट सेलिंग, पर डायरेक्ट सेलिंग व्यापार करते करते दिमाग लगाते हैं हम 50 जगह। और जब 50 जगह दिमाग लगाते हैं तो पैसा कहीं से भी नहीं आता। मार्केट में अफवाहों की कमी तो होती नहीं, ये हम सब जानते हैं। ये बात समझ में आ रही। टेरिटरी वर्किंग चालू कर दी, छोटी छोटी चीजों की प्लानिंग चालू कर दी, हल्का फुल्का फाइनेंस लेकर के मार्केट में पैसा खर्च करना चालू कर दिया, और अपलाइन की गोद से उतर गए। जैसे ये चीज चालू की तो पे आउट बढ़ने लगी, पेमेंट बढ़ गई मेरी, आपकी भी बढ़ेगी, ये मान के चलिए। देखिए, दुनिया में आप किसी को भी उठा करके देख लीजिए जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है, वो पैसा नहीं कमाता। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी लेवल पे चले जाइए, आपका नेटवर्क कितना भी बड़ा हो जाए, जब तक आप डिपेंडेंट होकर के काम करेंगे तब तक आप काम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गोद से उतर करके खुद जिम्मेदारी लेकर के चलने की आदत है। यार एक बात को समझो ना,
दूसरे के कंधे पे जनाजे उठाए जाते हैं। खुद की जिंदगी बनानी है तो अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेने की आदत डालो। हम्म? कब तक लोगों के कंधों पे जिम्मेदारी लेकर के चलोगे, या कब तक दूसरे के कंधे पे चढ़ करके चलोगे? कभी मेरी अपलाइन, कभी मेरी डाउन। ऐसे काम नहीं चल पाता। ये बात समझना बड़ा जरूरी है। भाई कुछ समय के बाद हमारे साथ हुआ, मेरी जस्ट अपलाइन काम छोड़ करके किनारे हो गई। अगर मैं सिर्फ उसके भरोसे उसके ऊपर डिपेंड होकर के बैठा होता कि यार वो प्लान कर दें, वो फॉलो करने चले, वो बाइक लेकर चले, तो जैसे ही उन्होंने छोड़ा तो सबसे पहले मैं काम छोड़ता। और अगर मैंने काम छोड़ दिया होता तो क्या आज एक सीआर आया होता? तब भी नहीं आया। क्योंकि मैं उस दिन इंडिपेंडेंट हो चुका था। हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट चैनल पार्टनर। क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हो चुका था, दैट्स वाई मुझे दिक्कत नहीं हुई। दूसरी बात है, मैं फीडबैक प्रोग्राम का बहुत तगड़ा हिस्सा। फीडबैक प्रोग्राम बहुत जरूरी चीज है हमारे काम। दुनिया के किसी भी काम में जब तक जवाबदेही ना हो, वो काम आगे नहीं बढ़ सकता। फिर चाहे वो जवाबदेही आपकी अपने सीनियर अपलाइन को लेकर, आपकी टीम को लेकर हो, या टीम से जवाबदेही लेने को लेकर। यार एक बात को अंडरस्टैंड करो, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप किससे मिल रहे हो, आप कितने प्रेजेंटेशन कर रहे हो, कितने फॉलोअप लगा रहे हो। आपकी निजी जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी पर्सनल लाइफ से कोई दिक्कत नहीं। बट बिजनेस में आप कौन से स्टेप्स उठा रहे हो, जब तक ये बात आप अपनी अपलाइन के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, एक बड़ी प्लानिंग नहीं बन सकती। और जब तक आप एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, तब तक आप बड़े पेमेंट का नहीं सोच सकते। बात को समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं उसी टॉपिक पे बार बार बात कर रहा हूँ जिसमें आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। सर सब ठीक है, पैसा कैसे ज्यादा है वो बताओ। ये सबका सवाल है यहाँ जितने लोग इस विंडो में जुड़े हुए। पता है मुझे योगेश क्या सोच रहा है, पता है मुझे प्रियंका क्या सोच रही है, मुझे बहुत अच्छे से पता है क्या संध्या के दिमाग में क्या चल रहा है, बिंदु के दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ भी हो, नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर सबके दिमाग में ये चीज चल रही है क्या? पैसे। पैसे ज्यादा कैसे आए? तो पैसे ज्यादा ऐसे आएंगे मेरे भाई, जब आप एक प्रॉपर फीडबैक लेना चालू करोगे अपने ग्रुप का। टीम कई बार बड़ा परेशान होकर के हमारे पास आ जाती है, अरे सर जी समझ ही नहीं आ रहा, ये नहीं वो नहीं। और हमें भी नहीं समझ में आता कि उसको जवाब क्या दे। क्यों? क्योंकि हमने उसको अपने फीडबैक में रखा ही नहीं होता। हमें खुद नहीं पता कि 2 महीने से वो कर क्या रहा है। आज मेरे सीनियर जितने भी लीडर्स हैं, आपके जो सीनियर अपलाइंस हैं, इधर इज मोहित और अमित और पुष्पेंद्र सिंह और ऑल कोई भी हो, मेरे पास सभी का फीडबैक है। और ना सिर्फ 15 दिन या महीने का, मेरे पास इनका पूरे 7 सालों का पूरा खाचा मतलब पड़ा हुआ है कि ये लोगों ने कितना काम किया, कितना नहीं किया, ये कहाँ सही थे, कहाँ गलत थे। आज जब भी ये मेरे साथ किसी समस्या को लेकर या किसी चीज को लेकर चर्चा करना शुरू करते हैं, तो मैं इनके साथ डिस्कस कर पाता हूँ कि आपका व्यापार क्यों बढ़ा, और ये भी डिस्कस कर पाता हूँ कि किन किन जगहों पे व्यापार में आपका नीचे गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास उनका फीडबैक है। और उस फीडबैक का फायदा ये मिलता है हमें कि जिन चीजों की वजह से व्यापार ऊपर गया हम उन चीजों को लगातार करते हैं, और जिन चीजों की वजह से व्यापार नीचे गया उन चीजों को हम चेंज कर देते हैं। पर ये हम कब कर पाए? जब हमारे पास फीडबैक आया। दुनिया के किसी भी काम में परफेक्शन कब आएगी? जब फीडबैक आए। लेकिन यहां मैंने देखा है ज्यादातर लोगों को बड़ी तकलीफ है फीडबैक से। चाहे फीडबैक लेने की बात हो, चाहे फीडबैक देने की बात हो। ना ही हम अपनी टीम से फीडबैक लेना पसंद करते हैं, और ना ही हम फीडबैक देना पसंद करते हैं। कई बार तो मैंने देखा है लोगों को कि अगर वो सिस्टम में थोड़ा ज्यादा समय बिता दे और उनका काम ना चल रहा हो, और अगर अपलाइन उनसे गलती से पूछ ले, यहाँ जी बताओ कितने प्लान हुए हैं, तो वो प्लान के बारे में नहीं बताएगा, लेकिन चिढ़ करके दुनिया भर की कहानियां जरूर सुना दे। लेकिन बेटा आप मुझे एक बात बताओ कि फील्ड में जो रिजल्ट आएंगे वो प्लान से आएंगे, आपके चिढ़ने से नहीं? वो तो प्लान से ही ना आएंगे। तो आपने कितने प्लान किए, कहाँ गए थे, किससे मिले थे, ये तो बताओ। यही तो फीडबैक है, इसी के लिए तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे। आप एक ग्रुप को लेकर के चल रहे हैं, आप किसी एरिया में काम करने के लिए गए, कोई एक बेल्ट थी जो पुरानी थी जहां से बहुत अच्छा प्रोडक्शन आ रहा था, लेकिन जब आपने काम करना शुरू किया तो वहां से प्रोडक्शन नहीं आया। कमी कहाँ होगी, ये किससे पता चलेगा? फीडबैक। जब हम 4 बेसिक की ट्रेनिंग करते हैं लोगों के साथ, तो मुझे भी पता है, मैं लोगों से एक प्रोग्रेसिव चार्ट को लेकर अक्सर बात करता हूँ। वो प्रोग्रेसिव चार्ट फीडबैक में बड़ा मदद करता है। जब हम प्रोग्रेसिव चार्ट लेकर बैठते हैं तो विद इन मिनट्स हम लोगों को बता देते हैं कि उनका रिस्पॉन्स क्यों ज्यादा आ रहा है या रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा। प्रोग्रेसिव चार्ट आपके पास होना चाहिए, आपके पास अपना एक प्रॉपर फीडबैक होना चाहिए। ये फीडबैक आपके फायदे का काम करेगा। कहाँ से पैसा आ रहा है? देखिए हम एक ऐसे व्यापार में है जहाँ पे पैसे का लेन देन होता है।
दुनिया के हर धंधे में होता है हालांकि। तो भाई जब तक आप एक प्रॉपर फीडबैक में नहीं रहेंगे तो आपका पैसा कहाँ आया कहाँ गया नहीं पता। और कल को अगर मान लीजिए कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो फिर जब जेब से पैसा भरने की बारी आएगी तो कौन भरेगा? यहाँ पे कहानी फंस जाती है। और अगर कोई भरने को तैयार नहीं होगा तो जिस व्यक्ति ने बड़ी उम्मीद के साथ और बड़े विश्वास के साथ पैसा दिया था उसके पैसे का क्या? कई बार होता है कि ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स सिर्फ इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि पैसे का लेन देन बिगड़ता है। और ये भी कमी फीडबैक की होती है। फीडबैक को बेहतर कीजिए, इससे आपका काम बढ़ेगा। मैंने फीडबैक प्रोग्राम को बहुत ज्यादा पढ़ा है। आज अगर मैं उठाकर देखूं, अभी करंट टाइम पे आसार चल रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल्स के। कोविड प्रोटोकॉल से मतलब ये है कि गवर्नमेंट का कहना है कि वो लॉकडाउन नहीं लगाने। यदि केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए तो शायद लॉकडाउन फिर से लग जाए। 1-1.5 लाख केसेस तो आई थिंक अभी मिलने लगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि भाई नहीं भी लगता है तो हमें काम को आगे लेकर के जाना है। तो जब तक हम सेमिनार्स नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेनिंग्स नहीं कर पा रहे हैं, तो काम कैसे बढ़ेगा? कुछ लोग पैनिक हो गए होंगे कि सर कैसे काम चलेगा, सर सेमिनार ट्रेनिंग के बगैर तो रिजल्ट नहीं मिलता। यही चीज 2020 में हमारे मन में भी आई, जब पहली बार लॉकडाउन लग रहा था, जब पहली बार कोविड आया है। हमें भी लगा कि अब हमारा काम कैसे चलेगा। 15-20 दिन हमें कुछ नहीं समझ में आया। 15-20 दिन तक हमारे साथ ना ही कोई प्रेजेंटेशन हुई, ना ही कोई एडमिशन गया। लेकिन 20 दिनों के बाद हमने जब वर्किंग चालू की तो हमें पता चला कि पहले से ज्यादा काम हो रहा है। हमने पहले से ज्यादा पे आउट बनाया, इवन पहले से ज्यादा रिस्पॉन्स निकाला। लगभग मार्च में, मुझे इतना याद है, मार्च 2020 में लॉकडाउन का झटका लगा, 22 मार्च में जनता कर्फ्यू। और उसके बाद हम लगभग अक्टूबर नवंबर तक किसी भी तरह का कोई बड़ा सेमिनार, मतलब 200-500 लोग की गैदरिंग नहीं कर पाए। लेकिन उस दौरान हमारा व्यापार बहुत अच्छा चला, सिर्फ एक चीज के दम पे, फीडबैक के दम। बहुत टाइट फीडबैक था। सुपर 10 के ग्रुप बने हुए थे, सुपर 50 के ग्रुप बने हुए थे, सुपर 100 के ग्रुप बने हुए थे, क्योंकि वेबिनार्स ऑर्गेनाइज हो रहे थे। वेबिनार्स के अंदर लोगों को ऑनलाइन मीटिंग में लाया जा रहा था। डेली सुबह शाम फीडबैक चालू था, प्रैक्टिस क्लासेस चलती थी। सेंटर बेस्ड 2-2, 4-4 लोगों के साथ मीटिंग चलती थी, ट्रेनिंग चलती थी। और उतने के दम पे हमने 6 महीने तक व्यापार को बहुत अच्छी तरीके से किया। बहुत अच्छे खासे रिजल्ट हमारे पास है। लोगों के पे आउट भी बनी। कोई भी ऐसा भी एक्टिव नहीं था कि जो एक्टिव हो जिसकी पेमेंट ना बन रही। हर एक्टिव बंदा यहाँ हमारे साथ पैसा कमा रहा है। क्यों? ये सिर्फ एक सिस्टम के दम पे चल रहा था, फीडबैक सिस्टम के दम, फीडबैक के दम। तो फीडबैक प्रोग्राम इसलिए बहुत जरूरी है। हम इस चीज को प्रैक्टिकली कर चुके हैं, तब आपके साथ बात कर रहे हैं। तो प्लीज फीडबैक प्रोग्राम पर ध्यान दीजिए। अगला जो इश्यू आता है वो ये आता है कि हम वर्किंग तो करना चाह रहे हैं, पैसा हमें ड्यू स्टॉक से चाहिए, पैसा हमें डायरेक्ट सेलिंग से चाहिए। लेकिन जब बात डायरेक्ट सेलिंग की आती है तो कई बार हम काम को किनारे कर देते हैं। क्यों? शादी ब्याह में जाना होता है, घर के छोटे मोटे काम आ जाते हैं, बिजली बिल पटाने जाना होता है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम काम को किनारे करके उसको प्रायोरिटी देते हैं। और जब पैसे की समस्या आती है तो पैसे की डिमांड करते हैं ऑफलाइन से। आप एक बात मुझे बताइए कि जिस काम को आप समय ही नहीं दे रहे या रेगुलर मैनर में समय नहीं दे रहे, उससे आप पैसे की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? यार बचपन में सिखाया गया कि अगर किसी एक बूंद को पानी की एक जगह पे लगातार गिराया जाए तो उस जगह पे भी निशान आ जाता है। गड्ढे पड़ जाते हैं कई बार तो ज्यादा लंबे समय के। बाकी तो आप 2-2 बाल्टी पानी इकट्ठा डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही काम है। आप डेली अगर 1-1, 2-2, 3-3 प्लान भी कर रहे हो तो उससे रिजल्ट बहुत बड़ा मिलेगा। पर यदि किसी को कभी कभी प्लान करने की आदत है तो उसमें काम नहीं होता। और डायरेक्ट सेलिंग में तो कहा जाता है कि एक दिन का गैप मतलब 7 दिन पीछे धकेल रहा है। आज आप 4-6 प्लान मार्केट में करके आओगे और आपको लगता है कि आप 10 दिन तक उसको फॉलोअप नहीं लगाओगे तो ठीक है, रिजल्ट नहीं मिलेगा, चलो अगले 10 प्लान कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। वो 10 लोग मिलकर के आपके सर्कल के बाकी 100 लोगों को निगेटिव करेंगे और फिर आप उनके पास जाओ तो अप्रोच करने के पहले पता है तू किसी कंपनी के चक्कर में पड़ा है, पता है तू बंदे जोड़ रहा है, फिर वो सुनने से ही मना करता है। और आपके लिए अप्रोच करना है, फिर उसको डील करना और टिपिकल हो जाता है। आपने अपने काम को और मुश्किल कर लिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उस व्यक्ति का प्लान नहीं होगा या उसका प्लान नहीं किया जा सकता, उसका रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता। उसका भी प्लान हो सकता है, उसका भी रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अब वहां पर आपको अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस को और ऊपर लेकर के आना पड़ेगा, बेहतर पोस्चर मेंटेन करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, वैल्यू क्रिएशन करनी पड़ेगी, अप्रोच को और मजबूत करना पड़ेगा। तब जाके प्लान होगा और तब जाके रिजल्ट मिलेगा। यकीन करिए मेरा। वो काम जो इजीली मनी मैसेज करके प्लान करके फॉलोअप लगा के हो सकता था, उस काम को आपने खुद टिपिकल कर लिया। क्यों? क्योंकि आप रेगुलर वर्किंग में नहीं, क्योंकि आपने रेगुलरिटी पे काम नहीं किया। क्योंकि जब फॉलोअप लगा करके बंदे का रिजल्ट निकालने का टाइम था, वही व्यक्ति जो आपको हाँ बोल रहा था, जो आपके साथ पैसा देने को तैयार था, वो तो हाथ से गया, लेकिन साथ में उसने 4-6 लोगों को निगेटिव किया, वो अलग है। इसलिए
कंटिन्यू काम करने ज्यादा टाइम, काम को रेगुलर मैनर में कीजिए यार। काम को रेगुलर ही किया जाता है चाहे दुनिया का कोई भी हो। आप जब तक के पार्ट टाइम, फुल टाइम या ओवर टाइम काम नहीं करेंगे तब तक आप काम से ज्यादा पैसे की उम्मीद नहीं कर सकते। स्पेयर टाइम दुनिया का कोई काम नहीं होता, डायरेक्ट सेलिंग भी नहीं होती। डायरेक्ट सेलिंग में भी स्पेयरली वर्क नहीं होता। आज अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, आज अगर आपको मैं यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ या मैं आपसे बात कर रहा हूँ या मैं इस व्यापार से अपना एक बेहतर करियर बना चुका हूँ, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि इन 10-11 सालों में, 12 सालों में हमने छुट्टी नहीं ली है। हाँ, कोई मिसहैपनिंग होने की वजह से या फिर हम मेरे बीमार होने की वजह से अगर 2-4 दिन बीच में गैप लग गया हो तो वो एक अलग बात। हालांकि उससे भी व्यापार में फर्क तो पड़ता है यार, फर्क तो पड़ेगा ना। आप चाहे सिंचाई करने समय से बीमार होने की वजह से ना गए हो या किसी वजह से ना गए हो, अगर समय से आप सिंचाई नहीं करोगे, समय से कटाई नहीं करोगे, तो फसल खराब हुई वो तो आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन हो जाता है कई बार हम मजबूर हो जाते हैं, हाथ बंध जाते हैं। तो वैसे भी हम कई बार बीमार पड़े, कई बार ऐसी कोई कहानी फंस जाएगी कि हम नहीं जा पाए। अब उसके बाद अलग से हम अपने छोटे मोटे आलसपन की वजह से गैप करें, तो इसमें तो हम अपने पैर कुल्हाड़ी पे पटक रहे हैं। मैं नहीं बोलूंगा कि कुल्हाड़ी पे आप पैर, कुल्हाड़ी पटक रहे हो अपने पैर, मैं तो ये बोलूंगा कि आप नंगी कुल्हाड़ी पे पैर पटक रहे हैं। तो ऐसे नहीं करने का। ये कंटिन्यूटी बड़ा जरूरी है हमारे काम। जब आप कंटिन्यूस काम करते हैं तो आपका काम बड़ा रफ्तार में चलता है। रफ्तार का सबसे ज्यादा लेना देना अगर किसी चीज से है काम के हमारे, तो वो कंटिन्यूसली काम करने से। हर उस व्यक्ति की हमारे व्यापार में रफ्तार बहुत ज्यादा है जो रेगुलर वर्किंग, रेगुलर वर्किंग, जो गैप नहीं ले रहा है। जब आप इस व्यापार को 5 साल तक एक एक दिन शिद्दत से करते हो, शिद्दत से दिन रात लगे हुए फील्ड पे, बराबर एक फीडबैक प्रोग्राम का हिस्सा हो, हर सेमिनार मीटिंग का हिस्सा हो, ट्रेनिंग का हिस्सा हो, तो 5 साल बाद आप पलट कर देखोगे तो आपको दिखेगा कि आपका हजारों लोगों का नेटवर्क, आप नाना करते भी इस व्यापार से 20-25 लाख रुपए कमा चुके हैं। आप महीने का आराम से 50,000 या 1 लाख रुपए कमा रहे हो। ये मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ डियर, जब आप रेगुलर वर्किंग में हो। रेगुलरिटी अपने आप में बहुत बड़ा काम करती है आपके लिए, इसका कोई तोड़ नहीं। इसका ऑप्शन ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। छोटी छोटी समस्याएं जब ग्राउंड लेवल पे आती है तो उसको लेकर चर्चा कीजिए अपने सीनियर अप्लाई के साथ। कई बार होता है मार्केट में कुछ समस्याएं आती है लेकिन हम उसको लेकर चर्चा करने में सोचते हैं, नहीं सोचना। वी ऑल आर चैनल पार्टनर्स, वी आर सेम। हम सब सेम लेवल पे हैं। 50 एडमिशन का अगर मुझे जितना मिलेगा आपको भी उतना ही मिलने वाला है। अगर आप मार्केट में जाकर के कोई एकेडमी का प्लान दिखा रहे हो तो मैं भी उसी एकेडमी का प्लान दिखा रहा हूँ। ऑर्बिट प्लान सेम है हम लोग, सब कुछ सेम है। फर्क सिर्फ किस चीज में है? फर्क है सिर्फ नॉलेज में। मैं एक लंबे समय से हूँ, आपने भी शुरू किया है। तो ऐसे ही कुछ लोग आपके सीनियर में बैठे हैं जिन्हें साल भर हो गया, जिन्हें 2 साल हो गया, किसी को 6 महीने हो गए। और मैं उन एक्टिव लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका ग्रोथ है, जो प्रिविलेज बन गए हैं, जो स्टार बन गए हैं, जो प्रीमियर बन गए हैं। जब भी आपको बिजनेस को लेकर के कोई चीज को लेकर दिक्कत आती है फील्ड में, तो आप उनकी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के चर्चा करें। यकीन मानिए ऐसा कोई ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम नहीं होगा जो आप फेस कर रहे हो और आपके सीनियर एक्टिव अप्लाई ने फेस ना किया। कोई भी सीनियर अगर आपका एक्टिव है रेगुलरली, अगर वो दिखाई दे रहा है, उसके माइल्स बढ़ रहे हैं, उसकी ग्रोथ आ रही है, उसकी पे आउट बन रही है, तो वो हर उस समस्या से गुजरा होगा जिससे आप गुजरे। आप उसके साथ डिस्कस करें, और अगर वो उस समस्या से नहीं गुजरा है तो आप उससे ऊपर जाएं, एक्सपर्ट अप्लाइंग के पास जाएं। वो उन समस्याओं से गुजरा हो, वो आपको बताएगा कि उस समस्या को कैसे फेस किया जाता है, उसको कैसे डील किया जाता है। हमारे पास एक बहुत पूरा ग्रुप काम कर रहा है और हर ग्रुप के अंदर हर तरह की समस्या हम फेस करके बैठे। आप अकेले नहीं हो, लेकिन हम छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के डिस्कस करने में सोचते हैं। और डिस्कस करना है तो सॉल्व करना है उसको, अप्लाइंग के ऊपर नहीं डिपेंड हो जाना है। मैंने आपसे क्लियरली कहा है समस्या को लेकर चर्चा करें, चर्चा करके उसका हल निकाले और हल लेकर के आगे एक्सपर्ट एडवाइस की तरफ जाएं अगर आप प्रॉपर हल नहीं मिल पा रहा है। इससे काम आपका बढ़ेगा। अपने काम में शेड्यूल को शामिल करें। हम एक शेड्यूल के साथ काम कर रहे हैं। शेड्यूल होना चाहिए, सुबह होना चाहिए आपके पास एक समय कि हम इतने बजे सो करके उठेंगे और हम निकल जाएंगे ग्राउंड। आपके पास एक शेड्यूल होना चाहिए कि पर डे में इतने प्लान करूंगी ही करूंगी या करूंगा ही करूंगा। आपके पास एक शेड्यूल होना चाहिए कि भाई मुझे फॉलोअप करने के लिए मेरे पास सबसे अच्छा समय अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग का होता है कि कितने बजे लोग घर पे मिलते हैं। आप शेड्यूल के हिसाब से अगर काम करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। आज हमारे काम करने का एक शेड्यूल है, हमें पता है कि इवेंट पर्टिकुलर इस डेट में लगाना ज्यादा सही होता है, ना कि क्लोजिंग डेट।
हम भी सारे इवेंट्स का शेड्यूल बनाते हैं, देखते हैं कि मार्केट की कंडीशन क्या है, पिछला प्रोग्राम कब लगा था, पिछले प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में कितना गैप हमने रखा, गैप रखा है या नहीं, वहां गैदरिंग क्या होगी, उस गैदरिंग के हिसाब से हमारी वर्किंग शेड्यूल में हम वहां पे ओपन मीटिंग लगाएंगे, वीकली मीटिंग लगाएंगे, सेमिनार लगाएंगे, ट्रेनिंग लगाएंगे, विजन क्लियर लगेंगे, फोर बेसिक करेंगे, या फिर कार्निवल करके कोई काउंसलिंग सेशन करेंगे। ये सब कुछ हमारी शेड्यूल वर्किंग का हिस्सा है। दैट्स वाई आज हमारे पास काफी अच्छा काम होता है। तो आपको ग्राउंड लेवल पे अपनी शेड्यूल पे ध्यान देना है। आपकी शेड्यूल क्या होंगी? समय से फील्ड पे निकलने की, सेंटर जाने की, प्लान करने जाने की, फॉलोअप पे जाने की, आपका कोई बंदा अगर डीएक्टिव मोड में जा रहा है तो उससे मिलने जाने का, उसको सेंटर तक लाने का, कोई भी सेमिनार या ट्रेनिंग लग रही है, कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही है तो वहां तक टिकने का, वहां तक अपने ग्रुप को लेकर के आने का। ये सारी चीजें आपके शेड्यूल का हिस्सा होना चाहिए। कुछ शेड्यूल ऐसे हैं जो सीनियर्स आपको देंगे, जैसे हमें मिलता है हर 3 महीने में शेड्यूल मिलता है कि अगले 3 महीने अभी नीचे आपको इतने इतने सेमिनार और ट्रेनिंग लगानी। और कुछ शेड्यूल ऐसे होते हैं जो उसके अलावा मैं अपने लिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे ग्रोथ उससे ज्यादा चाहिए। कुछ शेड्यूल आपको आपकी सीनियर्स देंगे, कुछ शेड्यूल आपको खुद बनाने हैं अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाह रहे हैं तो। आपका पेमेंट का सीधा लेना देना आपकी वर्किंग स्टाइल से, आपके शेड्यूल से होता है। अपने शेड्यूल को बनाइए और एक चीज से बाहर आ जाइए, दैट इज योर कंफर्ट जोन। मतलब मैं देखते जा रहा हूँ कि कोविड के बाद, पोस्ट कोविड, लोगों को ना कंफर्ट की बड़ी आदत हो चुकी है। मतलब कल मैं सुन रहा था, किसी ने एक नेता के ऊपर कमेंट किया और कहा कि जियो का डेटा और सोनिया का बेटा सिर्फ मनोरंजन के काम है। तो यहाँ पे लोगों ने ना इसको एकदम दिल पे ले लिया। जियो का डेटा है तो दिन भर मनोरंजन में ही लगी, मोबाइल में एडिक्टेड है। और ये नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोग, मैं भी एडिक्टेड हूँ। बट हाँ, ये चीज सच है कि जब बात काम की आती है तो एडिक्शन में किनारे कर देता हूँ। जब बात मीटिंग की आती है, ट्रेनिंग की आती है, जब मेरी टीम का कॉल आता है, अपलाइन के साथ बात करनी होती है, तो एडिक्शन किनारे हो जाता है। लेकिन यहाँ लोग इतने एडिक्टेड हैं कि वो काम ही किनारे कर देते। और वो डेटा आपके मनोरंजन में पूरा मतलब बराबर भर, आपका टाइम पास बराबर करवाए, इतना टाइम पास करवाएगा, इतना टाइम पास करवाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि महीना निकल गया, मैं क्लोजिंग ही नहीं कर पाई, क्लोजिंग ही नहीं कर पाया। अपलाइन कॉल करती रह गई, हाँ जी इस क्लोजिंग कितना आईडी है, इतना क्लोजिंग कितना आईडी है, इस क्लोजिंग में कितना आईडी। 4 वीक निकल गया और 4 वीक के बाद हमारे पास एक भी आईडी क्लोजिंग के लिए नहीं। रिजल्ट, सर 6 महीने हो गए जी, मेरा पेमेंट ही नहीं बना। मेरे को तो ड्यू सॉफ्ट में 6 महीना हो गया, मेरा चेक ही नहीं आया। आया नहीं, बना नहीं है दोस्त। चेक आया नहीं और चेक बना नहीं, ये दो अलग बात है। चेक आया नहीं मतलब आपका पेमेंट बन गया है, साइट पे शो कर रहा है, लेकिन अकाउंट अपडेशन या किसी इस तरह की प्रॉब्लम की वजह से अभी तक आप खाते में ट्रांसफर नहीं है, इसको बोलते चेक नहीं आया। लेकिन 6 महीने तक चेक ही नहीं बना। इससे समझ में आता है कि आपकी वर्किंग स्टाइल क्या है। क्योंकि आज का हमारे ग्रुप का जो पैरामीटर है डेस्टिनी क्रैकर का, हमारे यहाँ पर कोई भी बंदा जो या बंदी जो नया नया ज्वाइन करता है, वो 15 दिन से 1 महीने के अंदर अंदर इजीली कोर बन जाता है। 6-8 हजार वो आसानी से कमा लेता है 3-4 महीने, मैक्सिमम 6 महीने लगता है लोगों को प्रिविलेज बनने। एक एक साल में लोग स्टार प्रीमियर बनते चले जा रहे हैं, 2 से 3 साल में लोगों के डिप्लोमेट कंप्लीट हो जा रहा है, 4 साल में तो हो ही जा रहा है। 4 से 5 साल में लोग एम्बेसडर 50-50 माइल पे आ जा रहे हैं। और जिन्हें ड्यू सॉफ्ट एकेडमी के अंदर हमारे ग्रुप में डेस्टिनी क्रैकर में, अगर डेस्टिनी क्रैकर के अंदर 5 से 8 साल हो गया तो वो तो 100-100 माइल 150-150 माइल वैसे पीट के बैठे। मतलब इसको अगर मैं आपके लेवल के साथ कंपैरिजन करूं, तो जो सिस्टमेटिक काम करता है, प्रॉपर फीडबैक का हिस्सा है, रेगुलरिटी में वर्किंग कर रहा है, मेंटरशिप में काम कर रहा है, ऐसा हर कोर जो पूरी तरह से ऑन ग्राउंड है, वो आराम से महीने का 8 से 10 हजार रुपए कमा रहा है। प्रिविलेज जिसका 50 से ऊपर का टीम है, वो इजीली महीने का 15 से 20 हजार रुपए कमा रहा है। एज ए स्टार 30 हजार के अराउंड ही लोग पैसा कमा रहे हैं। एज ए प्रीमियर 50 हजार से 80 हजार के बीच लोगों की बनती है। कुछ एक्सेप्शन है जो इससे भी बहुत ज्यादा कमाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं एवरेज बात कर रहा हूँ। डिप्लोमेट्स के 80 हजार से 1 लाख रुपए के बीच पे आउट होते हैं। ये हमारे ग्रुप की रफ्तार है। और अगर आप इन्हीं में से किसी लेवल में हैं, लेकिन आपका इतना पे आउट नहीं बन रहा है, तो ये सोचने का विषय है। इसकी सबसे बड़ी वजह, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, कंफर्ट ही होगा। कंफर्ट में है आप,
आप अपने कंफर्ट के हिसाब से काम करें। सेमिनार ऑर्गेनाइज हो रहा है, लेकिन मैं कितने लोग लेकर के जाऊंगा ये मेरे कंफर्ट के हिसाब से मैं डिसाइड करूँ। इवन मैं सेमिनार में जाऊंगा या नहीं, मैं सेमिनार में जाऊंगी या नहीं, ये भी मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से डिसाइड करूंगी। ये आलम है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से ध्यान देना। जब तक आप छोटे बड़े शेड्यूल्स पे ध्यान नहीं दोगे, तब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान नहीं दोगे, तो आप उस पर्टिकुलर लेवल पे, उस पे आउट पे नहीं जा पाओगे जिस पे डेस्टिनी क्रैकर आपको लेकर के जा रहा है। देखिए, एक बात को अंडरस्टैंड कीजिए, कंपनी से फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट से भी उतना फर्क नहीं पड़ता जितना उस ग्रुप से फर्क पड़ता है जिसके एसोसिएशन में आप काम कर रहे हैं। जैसी संगत होती है वैसी रंगत होती है। मार्केट में संगत के बगैर आप आगे नहीं बढ़ते। यहाँ डेस्टिनी क्रैकर की संगत इजीली आपको बहुत ऊपर लेकर के जाए। और अगर आप डेस्टिनी क्रैकर की संगत में होकर भी आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका कंफर्ट ही है जो आपको आगे नहीं बढ़ा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। मैंने पहले ही कहा कि अगर किसानी कर रहे हो तो खेत पे दिमाग लगाओ, डॉक्टरी कर रहे हो तो क्लिनिक पे दिमाग लगाओ, दुकानदार हो तो दुकान पे दिमाग लगाओ, डायरेक्ट सेलर हो तो फील्ड पे दिमाग लगाओ। होम सिकनेस खत्म करो अपने यहाँ से, अपने अंदर से। और मैं सभी से ये चीज बोलूंगा, ये मेरा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जैसे जैसे आपका माइल 2 माइल होते चला जा रहा है, या फिर आपको व्यापार में 4-6 महीने होते चला जा रहा है और लंबे समय के बावजूद आपको अपने एरिया में काम चलते नहीं दिख रहा, इमीडिएटली अपने सीनियर से कांटेक्ट करें और अपना एरिया चेंज करें, और एरिया चुनते चुनते आगे बढ़ते जाए। और यकीन कीजिएगा, इतिहास गवाह है हमारे व्यापार का, हमारे ग्रुप का, कि जो जो अपने काम को अपने एरिया से जितना दूर लेकर के गया, उसके काम में उतना ज्यादा मतलब ये बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्स बढ़ा है, उसका काम उतना ज्यादा पनपा, और माइल्स तो एकदम तेजी से बढ़े। मैंने एकेडमी के साथ शुरू किया था, मैंने अपने बिजनेस के साथ शुरू किया था भोपाल से। शुरुआत ही 1 साल के बाद मैं अपना काम लेकर के गया यहाँ से 300 मीटर दूर छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। अगले 3 साल के अंदर मैं वहां से व्यापार लेकर गया, वहां से 250 किलोमीटर दूर जबलपुर। उसके अगले 2 साल के अंदर मैं व्यापार वहां से भी अगले 190 किलोमीटर लेकर के चला गया सतना। उसके अगले 1-1.5 साल के बाद हम वहां से व्यापार लेकर चले गए सिंगरौली। उसके अगले 2-3 सालों के अंदर हम देख रहे हैं तो हम व्यापार लेकर के चले गए मंडला, नैनपुर, छत्तीसगढ़। आज यूपी से भी कई सारे लोग। और जितना हम दूर दूर तक व्यापार लेकर के जाते जा रहे हैं, मैंने उन एरियाज की बात की जिन एरियाज में मैं फील्ड पे गया। छिंदवाड़ा मैंने फील्ड किया है, भोपाल मैंने फील्ड किया है। ये मैं वो एरियाज बता रहा हूँ जहां पर मैंने एक लंबे समय तक रुक करके, स्टैंड करके, या फिर रेगुलरली हर हफ्ते 15 दिन के अंदर 3-3 4-4 दिन का अप डाउन करके काम किया। छिंदवाड़ा, भोपाल, जबलपुर, सिवनी, पिपरिया, सतना, सिंगरौली, छत्तीसगढ़ का वर्धा। यूपी का नंबर नहीं आ पा रहा है, बाकी सब जगह मैंने इतनी जगह पे काम किया हुआ है। और इतने के दम पे आज मैं 350 350 माइल तक पहुंच गया। अंडरस्टैंड करें, एक बार अगर आप अपने रेडियस को क्रॉस करके बाहर निकल जाते हो तो आप बहुत आगे निकल जाते हो। और सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि घर में, क्योंकि माँ के हाथ का खाना चाहिए, फैसिलिटी। तो ये जो छोटी छोटी फैसिलिटीज है ना, ये लोगों को आगे नहीं बढ़ने, कंफर्ट जोन लोगों को आगे नहीं बढ़ने। लेकिन यार, दुनिया जानती है कि एक हेलीकॉप्टर या एक एरोप्लेन जितना सेफ एयरपोर्ट के अंदर होता है ना, उतना सेफ वो हवा में नहीं होता। एक पानी का जहाज किनारे में जितना सेफ है, एक नाव किनारे में जितनी सेफ है, उतनी सेफ समुद्र के बीच में या नदी के बीच में नहीं होती। आप जिस व्हीकल को यूज करते हो, आइदर वो साइकिल हो, वो बाइक हो, वो कार हो, जितनी सेफ वो घर की बाउंड्री के अंदर होती है ना, उतनी सेफ वो रोड में नहीं होती। जितना सेफ आप घर के अंदर हो, उतना सेफ आप घर के बाहर नहीं हो। लेकिन एरोप्लेन का टिकट आदमी इसलिए नहीं खरीदता कि वो म्यूजियम की तरह एयरपोर्ट के अंदर एरोप्लेन में बैठने जा रहा था, वो इसलिए खरीदता है क्योंकि वो हवाई जहाज में उड़ने के लिए जा रहा है। व्यक्ति उसी व्हीकल का, चाहे वो साइकिल हो या गाड़ी या फिर कार, उसी का पैसा खर्च करने को तैयार है जो रोड में फर्राटे से दौड़ सकती है। भाई,
अंडरस्टैंड करो इस चीज को। पानी के जहाज में क्रूज के लिए आज लाखों रुपए लोग देने को तैयार है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नदी या समुद्र में दौड़ रहा है। अभी रिसेंटली हम लोग भेड़ाघाट गए, कई सारे लोग हमारे साथ भेड़ाघाट में। भेड़ाघाट में नौका विहार में पैसा इसलिए खर्च किया लोगों ने, हमने पॉकेट से इसलिए पैसा दिया क्योंकि वो हमें उस पानी के बीच तक लेकर के गया। अगर वो नाव हमें पानी के बीच तक लेकर के नहीं जाती तो हम उस नाव के लिए पैसा क्यों खर्च करते? किनारे में खड़ी हुई नाव के लिए पैसा खर्च करेगा? बात को अंडरस्टैंड करें। तो इस कंफर्ट से बाहर आइए। जब तक अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से काम करते चलोगे तब तक आप इस व्यापार में ज्यादा लंबा पैसा नहीं रख पाओगे, ना लंबा व्यापार खींच पाओगे। कंफर्ट से बाहर आइए। इतना काम आप लोगों ने कर लिया तो इतने में काम आपका काफी बढ़ने लग जाएगा। जिम्मेदारी लीजिए अपने काम की। आज हम अपना कंफर्ट छोड़ करके बैठे हैं, 12-13 साल हो गया हमें, और यकीन करें आज हम अपने कंफर्ट में जाने को तैयार नहीं। बहुत अच्छी लाइफ हो सकती है चाहे घर बैठे वाली, लेकिन कितने समय के लिए? कुछ समय के लिए। टीम को रोटेट कैसे करेंगे जब तक हम टीम के बीच में जाएंगे नहीं? आप लोगों के साथ काम कैसे करेंगे जब तक आप लोगों के बीच आएंगे? तो ये काम की डिमांड है, वक्त के साथ लेवल बदल गया है तो जिम्मेदारी बदल गई है, लेकिन जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे ही आपके ऊपर जिम्मेदारी है ग्राउंड संभालने, ग्रुप संभालने, अपलाइन को फीडबैक देने, क्योंकि इन चीजों में क्या छुपा हुआ है? इन पे छुपा हुआ है आपका चेक। एक बार अपने आप से सवाल किया करो जब भी नेगेटिव बात आती है दिमाग में, या जब भी फ्रस्ट्रेशन में जाते हो, जब भी डिप्रेशन आता है, कि जिस दिन आपने फॉर्म भरा, जिस दिन अप्लाई ने पहले दिन आपके साथ काउंसलिंग की, आपको मोटिवेट किया और आप पैसा लेकर के आए, कौन सा ऐसा सपना था जिसने आपको मोटिवेट किया था ड्यूसॉफ्ट एकेडमी के अंदर ज्वाइन करने के लिए? डायरेक्ट सेलिंग व्यापार के अंदर कोई भी शख्स जब ज्वाइन करता है तो भले उसे मोटिवेट कोई अप्लाई करे, कोई सेमिनार करे, कोई भी करे, मतलब करते हुए दिखे, लेकिन सही मायने में वो अप्लाई या वो सेमिनार उसे मोटिवेट नहीं करता, उसे मोटिवेट करता है उसका ड्रीम। वो जो सपना होता है ना, वो मोटिवेट करता है, बहुत जोर से मोटिवेट करता है। आपको सपने को बार बार याद करना पड़ेगा कि आप किस सपने की वजह से इस व्यापार में आए। घर बनाना था, छत टूटी हुई है, उसके लिए आए हो। माँ बाप का इलाज कराना था, उसके लिए आए हो। भाई बहन की शादी के दहेज का पैसा था, उसके लिए आए हो। घर में कोई कर्जा था, उसके लिए आए हो। किसके लिए आए हो आप? याद किया करो थोड़ा उस चीज। वही चीज आपसे फील्ड में मेहनत करवाने वाली है, कोई और चीज नहीं करवा सकती आपकी। और मेहनत के साथ काम, फिर देखिए काम कैसे होता है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है, जिसपे मैंने काम किया है, और कोर लेवल के ऊपर तो बहुत ज्यादा काम, उसका रिजल्ट मिला है। आप भी काम करें, बहुत इजीली आप प्रिविलेज तक आएंगे, प्रिविलेज से स्टार तक आएंगे। और कोशिश किया करें कि भाई अगर 4-6 महीने हो गए तो पिन चेंज हो जाए हमारा। क्या जिंदगी भर भाई और ही बने रहोगे? देखो वो तो जो लेवल आपको एकेडमी के अंदर आ गया वो तो रहेगा ही रहेगा, उससे हट के नहीं जाओगे, पर उससे आगे के लेवल पे भी जाना है अगले 3 महीने के अंदर, अगले 6 महीने के अंदर, तो उसको चेंज करते चले, इससे काम आपका बढ़े। क्लियर है मेरी बात? इतने टॉपिक्स के ऊपर आप काम करें, फिर मिलेंगे, फिर अगले कोर क्लब के अंदर और कुछ नए टॉपिक्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, जय ड्यूसॉफ्ट, जय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू गुरुजी।